खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो पेशे से वकील, लेकिन पिछले 30 साल से 3 दशक से राजनीति में एक्टिव हैं और आज प्रदेश के विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जोगाराम जी पटेल की। जी सर, A1 टीवी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। वकालत की आपने, वकालत के बाद में राजनीति में आपने कदम रखा और आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर आप अपनी सेवाएं जनता को दे रहे हैं। कैसा लग रहा है? वकालत करते थे, लोगों के लिए न्याय की पैरवी आप करते थे और आज विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आप कुर्सी पर विराजित हैं। देखिए, जनता का सेवा करना हमारा प्रमुख धर्म है जी। मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ। जनता की मेहरबानी से, जनता के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से और जनता जनार्दन ने जो हमको समर्थन आशीर्वाद दिया उसकी वजह से और हमारे प्रदेश और देश के नेतृत्व से मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी, मुझे जो मौका दिया, जो आशीर्वाद दिया, हम प्रयास कर रहे हैं कि जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। जी। वर्तमान युग में राजनीति में रहना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। हम प्रयास करते हैं कि हम सद्मार्ग पर चलें, ईमानदारी से चलें, नेक नीति से चलें और जनता की निरंतर सेवा करती रहें, उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। जी। अब कितने खरे उतरे नहीं हो रहे इसका निर्णय जनता करती है, जनार्दन का हाथ में। वो तो 5 साल बाद मौका मिलता है और हर 5 साल बाद में हम परीक्षा देते हैं। उस परीक्षा में कितने नंबर देना ये जनता का काम है, पर मैं आपकी मार्फत विश्वास करता हूँ कि ईमानदारी से हर वक्त 180 घंटे जनता की सेवा करने का प्रयास करते हैं। सफलता, असफलता, यश, अपयश, ये सब कुछ उस जनता जनार्दन के हाथ में, हम उसके हाथ में ही रखना चाहते हैं। बिल्कुल। रोजगार का एक बड़ा मुद्दा होता है। चुनाव में बात करें तो युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता भी होती है और युवा वर्ग की, बेरोजगारों की सबसे बड़ी एक नीड अगर देखें तो रोजगार। तो सरकार आपकी रोजगार को लेकर के इस दिशा में क्या काम कर रही है? देखिए, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। राजस्थान अभी औद्योगिक क्षेत्र में उस ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाया जहां से रोजगार के बहुत बड़े अवसर हो, लेकिन हमारा प्रयास ये है, हमारा संकल्प है। इलेक्शन के दौरान हमारा ये पहला संकल्प था कि हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे जी। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने पहला संकल्प ये लिया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने रोजगारों बेरोजगारों के साथ बहुत धोखा किया। नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, ऐसे अनेक झूठे वादे किए जिनको उन्होंने पूर्ति नहीं की। युवाओं में और विशेषकर बेरोजगारों में बहुत नाराजगी थी। आते ही संकल्प लिया। अभी तक हमने करीब 30,000 के आसपास की सरकारी नौकरी दे चुके हैं। हमारा ये संकल्प है कि इस वर्ष में, हमारे पहले वर्ष में, हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे और पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। साथ ही साथ हमारा ये भी संकल्प है कि हम इन वर्षों में सरकारी नौकरी के अलावा करीब 6 लाख से लगाकर 10 लाख तक ऐसे अवसर पैदा करेंगे जिससे बेरोजगार नौजवान अपनी योग्यता के अनुसार वो किसी न किसी उद्योग में, किसी विभाग में, किसी अन्य क्षेत्र में जाकर के रोजगार प्राप्त कर सके। और बिजली के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिले। और अब गत हमारी कैबिनेट में हमने 90,000 पदों को आइडेंटिफाई किया है जहां हम आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर रोजगार देंगे। चाहे वो अंतिम अधिकारी जिसको हम चपरासी बोलते हैं, ड्राइवर है, ऑफिस में क्लर्क है, ऐसे 90,000 पोस्ट को हमने आइडेंटिफाई किया है जिसमें हम रोजगार देंगे। अनेक हमारी भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई है जी। और मेरे आने के बाद हमने पूरा प्रयास किया कि जितनी भी भर्तियां कोर्टों में अटकी हुई है उनका सुलझा कर बेरोजगारों को रोजगार मिले। बिल्कुल, ये सुलझाना आप करना चाह रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार में जिस प्रकार से भर्तियां हुई है, बात करें एसआई भर्ती की, तो एसआई भर्ती में जो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है और एक्शन आपकी सरकार ले रही है, लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं, बड़े बड़े माफिया पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में आप उस कमेटी के संयोजक भी हैं, बैठक भी हुई है,
क्या इस भर्ती को लेकर के जो संशय बना हुआ है, इतने बड़े मात्रा में लोग पकड़े जा रहे हैं, डमी कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं, पेपर लीक की पुष्टि हो चुकी है, तो क्या ये परीक्षा रद्द होगी या फिर आप इनमें से छांट करके लोगों को अलग कर पाएंगे? तिवारी साहब, इसके दो पार्ट है जी। पिछले सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान इस भर्तियों को लेकर हमारे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के जो हमारी साख हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में गिरी है जी, उसको तो बनाने में बहुत टाइम लगेगा हमको। जी, जितने भी पेपर हुए, पेपर लीक हुए, डमी कैंडिडेट बैठे जी, और अनेक तरह का आरोप लगाए, जी, तो हमारे बेरोजगार युवाओं के दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये सरकार सिर्फ हमारे साथ धोखा कर रही है, वाकई में धोखा किया। एक भी परीक्षा में कहीं भी यह नहीं लगा कि बिल्कुल पारदर्शिता से परीक्षा हुई है या जो योग्यता प्राप्त नौजवान है उसको मौका मिल रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पहली घोषणा हमारी बजट में थी, हमारे कैबिनेट में थी जी, कि हम एसआईटी का गठन करेंगे और जिन्होंने नकल किए उनको किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो नकल करवाने वाले उनको भी नहीं छोड़ेंगे और जिनकी वजह से नकल हुई है उनको भी नहीं छोड़ेंगे। और जैसा कि भी आपने देखा है, पहला कैबिनेट फैसला एसआईटी गठन का था। एसआईटी ने ऐसे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है और ऐसे ऐसे साधनों को आइडेंटिफाई किया है जिसकी वजह से चाहे पुलिस भर्ती का मामला हो, चाहे एसआई भर्ती का मामला हो, अन्य भर्तियों का हो, और बड़े बड़े सभी अधिकारी पकड़े गए, बड़े बड़े नकली थे पकड़े गए। आप अनुमान लगावे जी, कि हमारे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हैं, जो कांग्रेस के कार्यकाल में लगे हैं, वो खुद ही पेपर लीक कराने में शामिल हो जावे तो फिर हमारी जो कहानी है बाड़ी खेत को खा जावे तो उसकी रक्षा कौन करेगा। इसलिए हमने तय किया है, हमारी एसआईटी ने पूरी छानबीन की है, अनेक लोगों से पूछताछ की है और अभी जो ट्रेनी एसआई है उसमें से करीब 100 के लगभग पुलिस की गिरफ्त में जी, जेल में है। 2 पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग भी अभी जेल में हैं, उनके बेटे भी पकड़े गए हैं जी। और अभी जैसा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने बताया है, छोटी छोटी मछलियां हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ भी फंसेंगे। तो मगरमच्छ कब तक सामने आ जाएंगे? ये मगरमच्छ बहुत शीघ्र आपके सामने आएंगे। और आपने एक प्रश्न और पूछा था कि इस भर्ती का क्या होगा जी। इस संबंध में भी हमारी सरकार बहुत गंभीर है। सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत इस संबंध में भी पूरी पारदर्शिता के जनहित में कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा। परीक्षा को रद्द करने को लेकर के लोग काफी इंतजार कर रहे हैं कि इस संबंध में सरकार कोई फैसला ले, क्योंकि असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ना तो परीक्षा रद्द की गई है, ना इस बारे में कोई स्पष्ट करके खोल के बताया गया है कि अभी यही परीक्षा मान्य होगी। इसमें से जो भी लोग थे उनको अलग कर दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी जो लग गए हैं वो रहेंगे, या फिर परीक्षा को रद्द किया जाएगा। इस स्टेज पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इन भर्ती में, एसआई भर्ती परीक्षा में जितनी भी धांधली हुई है उसका खुलासा हो जी। जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उनको पकड़ा जावे और जिन्होंने गलत काम किया उसको सख्त सख्त सजा मिल जावे। और इसलिए कानूनी बिंदुओं का भी पूरा परीक्षण किया जा रहा है। हमारी एक कमेटी बनी है, हम भी परीक्षण कर रहे हैं। जो हमारे एसआईटी की टीम है उसने जो रिपोर्ट दी है उसका भी परीक्षण किया जा रहा है। सभी परीक्षण करने के उपरांत जनहित में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार निर्णय लेगी। इस संबंध में जब भी जांच पूरी हो जाएगी या सभी कानूनी पहलुओं का परीक्षण हो जाएगा, सभी रिपोर्टों का अध्ययन हो जाएगा, उसके उपरांत आपके समाचार मिल जाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा मरु प्रदेश है, इस मरु प्रदेश में आप मंत्री हैं और लोगों को पानी एक बड़ा मुद्दा होता है। चुनावी जब भी माहौल होता है उसमें पक्ष विपक्ष सभी पार्टियां पानी को लेकर के वादे करती हैं। ईआरसीपी को लेकर के बड़ा चुनावी मुद्दा रहा और हालांकि एमओयू कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष लगातार इस एमओयू पर भी सवाल उठाते जा रहा है। इस एमओयू से भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है कि इसमें क्या एमओयू में शर्तें रखी गई है, उनको क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा है, क्यों गुमराह किया जा रहा है। ये नाम मात्र का एक छलावा है जनता के साथ में कि ईआरसीपी को लेकर के एमओयू हो गया है, धरातल पर ये योजना कब उतरेगी, इसको लेकर के बहुत बड़े सवाल विपक्ष लगातार करता रहता है। तो इस पर चाहेंगे कि कोई क्लैरिटी आपकी ओर से हो। ये सवाल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण है। जल है तो कल है जी, जल है तो सब कुछ है, जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और राजस्थान का विकास करना है तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हमारा सबसे बड़ा भूभाग है जी, क्षेत्रफल के लिहाज से, भौगोलिक एरिया के लिहाज से, पर भी जल की उपलब्धता हमारी बहुत कम, 1.16 के लगभग जल की उपलब्धता है। हमारा जल से संबंधित एमपी से मामला ईआरसीपी वाला लंबे समय से पेंडिंग था। पूर्ववर्ती
कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ राजनीति की। जी, कभी भी दिल्ली नहीं गए, अपने मंत्रियों को दिल्ली नहीं भेजा, अपने अधिकारियों को दिल्ली नहीं भेजा, मध्य प्रदेश के साथ या केंद्र सरकार के साथ कोई बात नहीं की, हरियाणा से पानी का विषय था उसमें बात नहीं की, और दूसरे जितने पानी से संबंधित विषय हमारे थे उसको उन्होंने जानबूझकर लटकाए रखा और सिर्फ राजनीति की और सिर्फ केंद्र सरकार पर, मोदी जी पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का प्रयास किया। हमारी सरकार बनने के उपरांत आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने पहला स्टेप ये लिया कि हमारे जो पानी के जितने भी पुराने मुद्दे पेंडिंग है उसको हम सुलझाएंगे। ERCP का मुद्दा सुलझा, 16 डिस्ट्रिक्ट हमारे पानी से प्रभावित हो रहे थे, उनको पेयजल भी मिलेगा, इरिगेशन के लिए भी पानी मिलेगा, उद्योगों को भी पानी मिलेगा। इधर हमारे दूसरे हरियाणा से जो विषय था उसको भी सुलझा हो गया। और ये अंतिम स्टेज पे जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी समय देंगे जी, शीघ्र हम इसका MOU भी करेंगे, पब्लिक के सामने खुलासा भी होगा और जो हमारा MOU हुआ है उसको पब्लिक के डोमिनियन भी आएगा। और मैं आज आपको याद दिलाता हूँ, राजस्थान के विकास में हमारा ERCP माइलस्टोन होगा, चाहे इरिगेशन के लिहाज से, पेयजल के लिहाज से और उद्योगों को मिलने वाले पानी के लिहाज से। हमारा जो पूर्वी राजस्थान है पूरा हमेशा हमेशा के लिए पानी की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं प्रभु का भी आशीर्वाद कर दूंगा, प्रभु का भी धन्यवाद करूंगा कि इस बार इंद्रदेव ने पहली बार 50 साल में इतनी बरसात की है। राजस्थान के करीब करीब सभी बांध भर गए हैं या ओवरफ्लो हुए हैं, तो इसका भी हमको फायदा मिलेगा। हमारा वाटर लेवल बहुत ऊपर आ गया है। लेकिन रामगढ़ बांध तो अभी भी सूखा ही पड़ा है, उसको लेकर रामगढ़ बांध का विषय आपके ने बहुत सही प्रश्न किया जी। रामगढ़ बांध में पानी आना जी, कैशमेट एरिया में अतिक्रमण होना, पानी की आवक कम होना, ये हमारे लिए चैलेंज है और इसको हम शीघ्र ठीक करेंगे। आने वाले समय में पानी की आवक अगर पूरी हो जाएगी तो रामगढ़ बांध भी भर जाएगा। इस बार उसमें कमी रही है, ये हमारे लिए चैलेंज है। जी बिल्कुल। इसके अलावा बात करें मंत्री जी किसानों की, किसानों का बड़ा मुद्दा रहता है और चुनाव में बीजेपी की ओर से भी वादा किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस ने भी लगातार किसानों के मुद्दे को उठाया है। ऐसे में आपकी सरकार किसानों की सहायता को लेकर के क्या मंशा रखती है? देखिए, किसान हमारे लिए राजस्थान के रीढ़ की हड्डी है जी। किसी देश और प्रदेश का विकास बिना किसान के विकास हुए नहीं हो सकता जी। और रोजगार के मुद्दे को अगर सुलझाना है तो उसके लिए किसान की हालत ठीक करना भी बहुत जरूरी है। राजस्थान में अकाल की स्थिति रही है, अकाल हमारा साथ हमेशा देता आया है और हमेशा मानते चलेंगे अकाल हमारा सौतेला भाई है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है, सबसे पहले आते ही उन्होंने किसानों के हित में उनका जो गेहूं का भाव था जी, ये अन्य फसलों के जो भाव थे, जो सरकारी भाव, उसको बढ़ा दिया और गेहूं का भाव 100 कर दिया। किसानों को जो मिल रही सब्सिडी उसको बढ़ा दिया। किसानों को मिलने वाली जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो मिलता था सम्मान निधि, उसी को मुख्यमंत्री सम्मान निधि के नाम से 2000 रुपये और बढ़ा दिया। किसानों को मंडिया में जो मिलने वाला था उसके संबंध में फायदा किया। हर दृष्टि से किसान सक्षम हो, उसकी आर्थिक हालत ठीक बने, फसलों की पूरी कीमत मिले और प्रधानमंत्री फसल बीमा के साथ ही साथ प्रधानमंत्री सम्मान निधि के स्थान पर आदरणीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सम्मान निधि के नाम से भी नई कार्रवाई प्रारंभ की, हिंदुस्तान में पहल की। इससे किसानों में खुशी है कि और इस बार तो भगवान की कृपा से फसल भी अच्छी होगी और किसान की हालत तभी सुदृढ़ होगी जब उसकी आय दुगनी होगी। और हमारा संकल्प है कि हम किसान की आय दुगनी करें, किसान को समृद्ध करें, सुदृढ़ करें और उसकी आमदनी निरंतर रहे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। इरिगेशन का पानी मिले और इरिगेशन के साथ ही साथ हमने तय किया है कि आने वाले 2025 और 2027 तक हम किसान को दिन में पूरी उपलब्धता के साथ 6 से 8 घंटे बिजली देंगे ताकि किसान रात्रि में तकलीफ नहीं देखे, दिन में ही अपने इरिगेशन का काम कर सके। बिल्कुल। खास मुलाकात में चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे। बजट की क्रियान्विति, बजट की घोषणाएं बहुत सारी ऐसी होती है, जनता को काफी उम्मीद होती है जब लोक लुभावन बजट पेश किया जाता है तो उस समय सरकार का फोकस होता है कि जनता की नजर में वो बजट लोक लुभावन रहे और जनता को अट्रैक्ट करे। लेकिन उस बजट की क्रियान्विति हमेशा देखा जाता है कि आधी घोषणाएं हो ही नहीं पाती, अगला बजट फिर से आ जाता है। तो अभी जो बजट पेश किया गया था उसकी जो घोषणा है उनकी क्रियान्विति किस हिसाब से आपकी सरकार कर रही है, कैसे मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि इंप्लीमेंट हो सके उन पे? पहली बार तो मैं आपके मार्फत आवाम को बताना चाहता हूं जी, राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं कि
पहली बार राजस्थान के इतिहास में इतना ऐतिहासिक बजट पेश हुआ। बजट अच्छा है या खराब है या ऐतिहासिक है, इसकी तुलना तभी की जा सकती है जब विधानसभा के पटल पर कांग्रेस के विधायक इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करें। एक नहीं, कांग्रेस के अनेक विधायकों के बजट स्पीच के दौरान खुल करके ये कहा कि पहली बार हमने इतना अच्छा बजट देखा है। और कुछ कांग्रेस के साथियों ने यह भी कहा कि हम तो ऐसा बजट चुनाव के समय या सरकार के आखिरी बजट के दौरान देते हैं, आपका तो पहला बजट है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अब की जो बजट सर्वस्पर्शी बजट था जी, सबके लिए था, सबके उत्थान के लिए था। और दूसरा इससे महत्वपूर्ण विषय जो ये है कि बजट क्रियान्वित एक प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे होती है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहली बार बजट घोषणा के अनाउंसमेंट के दूसरे दिन ही इसकी क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए, धरातल पर लाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई। पहले हमारे जितने भी प्रभारी सचिव है उनको भेजा फील्ड में, अपने अपने जिलों में, प्रभार वाले जिलों में भेजा और ये कहा कि ये हमारे इस जिले की ये घोषणाएं हैं, इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित होनी चाहिए। और दूसरे दिन सभी प्रभारी मंत्रियों को भेजा जी, और प्रभारी मंत्रियों ने पूरी मॉनिटरिंग करके, आज मैं आपके सामने कह रहा हूं, बजट आने के इतने बाद हमारा बजट की जितना जमीन अलॉटमेंट के केसेस थे करीब करीब 90 से 95% पूर्ण हो गए। हमने अभी पिछली बार आप देखा था अंत्योदय के ये अंतर चतुर्दशी के दिन जी, हमने 10,400 करोड़ के बजट घोषणाओं के काम का शिलान्यास किया, एक साथ 10,400 करोड़ के शिलान्यास एक साथ किया जी। और बजट क्रियान्विति के हमारे 100% काम, कुछ लंबे समय के चलने वाले, कुछ शॉर्ट टर्म चलने वाले, और हर जिले में, हर तहसील में, हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ न कुछ जो विकास के काम मिले हैं उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए हर महीने हमारी बैठक होती है जी, उसकी रिपोर्टिंग ली जाती है। प्रभारी सचिव पूरी रिपोर्ट लेते हैं, प्रभारी मंत्रियों को मीटिंग कैबिनेट में आने से पहले पूरी रिपोर्टिंग लेता है कितने काम हुए। बजट की क्रियान्विति सुनिश्चित करने का पहली बार इतना सख्त जी निर्देश है और हमारे सभी मंत्रिपरिषद के साथी लगे हुए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी की पक्का मानना है कि हमने जो घोषणा की है वो निश्चित समय के अंदर पूरी हो, और जब तक पूरी नहीं हो प्रभारी मंत्री लगे रहें। मुझे पूर्ण विश्वास है अगला बजट आने से पहले जो बजट के 1 साल के अंदर पूरी होने वाली 1 साल के अंदर जी, 2 साल में पूरी होने वाली 2 साल में जी, या जो केंद्र सरकार से संबंधित है उन सब योजनाओं को निश्चित समय अवधि के अंदर पूरा करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। बिल्कुल। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान की बात करें, राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर देश ही नहीं विदेश के दौरों पर मुख्यमंत्री गए, कई मंत्री और अधिकारी आपकी सरकार के गए हैं वहां पर, लेकिन यहां विपक्ष लगातार निशाना साधता रहा कि अतिवृष्टि हो रही है, प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर हो रही है और मुख्यमंत्री विदेश के दौरों पर है। राइजिंग राजस्थान को लेकर के बीमारू प्रदेश को कैसे अग्रणी प्रदेश बनाने की आपकी कार्य योजना है, कैसे ये इंप्लीमेंट हो पाएगा, इसकी क्या तैयारियां हो? साथ ही साथ विपक्ष जो निशाना साध रहा है कि मुख्यमंत्री विदेश यात्राओं पर है। देखिए, हताशा से भरे, एक दूसरे को नीचे दिखाने वाले, नीचे गिराने वाले लोग, और जिनकी सरकार को बचाने के लिए 5 साल चाहे होटलों में रहे या एक दूसरे को बचाते रहे, वो हमारे ऊपर आरोप लगाने के अधिकारी नहीं है जी। उनको स्वयं को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ये पहली सरकार है जिसने रिसेंट राजस्थान के नाम से उद्योगों को बढ़ावा देने, उद्योगपतियों को आमंत्रित करने, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हिंदुस्तान का हर बड़े बड़े शहरों में गए हैं, हमने उनको आकर्षित किया। हमने 3 बातें उनको बताई कि आपको पेयजल की सुलभता उपलब्ध होगी जी, जमीन की आप पूर्ण रूप से उपलब्ध होगी, आपको शांत वातावरण में लॉ एंड ऑर्डर पूरा मिलेगा, और बिजली आपको पूरी देंगे। जो उद्योगों को ये बेसिक 4-5 चीजें चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे, एक ही खिड़की पर उपलब्ध कराएंगे। उद्योगपतियों को बार बार किसी में घूमना नहीं पड़ेगा, और उसमें जो भाई भतीजावाद है, लीकेजेज है, घूमना है, करप्शन के आरोप है, दलाली के है, ये ऐसे कोई भी नहीं रहेगा। और जो उद्योग जिस लगना चाहे वो निश्चित रूप से लगेंगे। आज ही आपने देखा हुआ कि हमारे कितने एमओयू हुए, और आने वाले दिसंबर से पहले राजस्थान की स्थापना के बाद पहली बार इतने उद्योग लगेंगे, आकर्षित होंगे, एमओयू होंगे, और ये जब उद्योग धीरे धीरे पनपेंगे, बड़े होंगे जी, बेरोजगारी समाप्त होगी, राजस्थान की जीडीपी बढ़ेगी, और राजस्थान एक विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आकर के खड़ा होगा।
बिल्कुल। इसके अलावा बात करें नए जिलों के गठन की, पिछली जो सरकार थी गहलोत सरकार, उसने अपनी पीठ थपथपाई, नए जिले हमने बना दिए हैं। हालांकि जनता ने जनाधार नहीं दिया उनको और ट्रम्प कार्ड खेला गया था, वो उल्टा उनके पड़ गया। लेकिन अब आपकी सरकार आने के बाद में जो लोगों की उम्मीद रहती है, नया जिला बनेगा, नई सुविधाएं मिलेगी, कलेक्टर उनके इलाके में बैठेगा, चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लेकिन आपकी सरकार आते रिव्यू करने बैठ गई। तिवारी जी, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं जी, अगर जनहित के कार्य होंगे तो जनता आपके साथ रहेंगी। जी, आप झूठे लुआवने वादे करेंगे, वाई लूटने का प्रयास करेंगे, जनता समझ चुकी है, जनता बहुत समझदार है। जी, आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जाते जाते बिना निश्चित कोई फॉर्मूला तय किए जिलों की घोषणा की जी, और आज भी स्टेटमेंट दे रहे हैं और जिलों की संभावना है। मैं आज आपकी मार्फत उनसे निवेदन करता हूं जी, और उनसे ये निवेदन करता हूं कि वो कभी भी आके बताए कि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में एक जिले की कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, एक जिले का कम से कम कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, एक जिले की आवश्यकता के मुख्य मुख्य बिंदु क्या है, वो कौन कौन से हमारे जो इन्होंने जिले बढ़ाए वो पूर्ति करते हैं, बिना किसी धरातल को देखे, बिना जनसंख्या का या अन्य संसाधनों का अवलोकन किए एक जिले को बनाने में और उसको परिपूर्ण करने में कितना समय लगता है, कितने आर्थिक संसाधन जुटाने पड़ते हैं। कलेक्ट्रेट खोलो, जिला परिषद खोलो, पुलिस लाइन खोलो, उनके नीचे के सारे अधिकारी खोलो, उन सब के लिए बिल्डिंगों लगाओ। तो हमारा ये मानना है कि 300 से 700 करोड़ का आर्थिक भार एक जिले पर पड़ता है। जिले की उपयुक्तता हो तो जिले बनने बहुत जरूरी है और जिले वाई लूटने के लिए है तो मेरा ऐसा मानना है गहलोत साहब, आपने जिले बनाए और उन जिलों में जो भी हमारे आपके कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए करीब करीब सभी हारे। अगर जिला बनने से आपको कोई फायदा मिलता तो जरूर मिल जाता। हमारा ये मानना है जिले बनने चाहिए, प्रशासनिक दक्षता आनी चाहिए, एफिशिएंसी आनी चाहिए, लेकिन जो सामान्य नियम है, जो सामान्य अपेक्षा है वो पूरी होने के बाद ही जिले बनने चाहिए। इसीलिए हमने ये तय किया है कि जो जिले नियमानुसार है, जनहित में है और जो मानक तय हुए मानकों को फिट करते हैं वो जिले रहना चाहिए। और जिले मानक अनुसार नहीं है, वाई लूटने के लिए है और जिन जिन लोगों को पता है कि हमारा जिला ठीक नहीं बना है वो आजकल आंदोलन के नाम पर राजनीति भी कर रहे हैं और उनकी राजनीति लंबी चलने वाली नहीं है। हमारी समीक्षा चल रही है, अभी किसी को नहीं पता कौन सा जिला रहेगा और कौन सा जिला जाएगा, कौन सा नया बनेगा और कौन से में परिवर्तन होगा, परंतु उससे पूर्व ही जिनके मन में दाग है, जिनके मन में काला है, जिनको पता है कि हमारा जिला गलत बना है, वो आंदोलन की राय पर है या राजनीति कर रहे हैं, मेरी उनसे सलाह है इंतजार कीजिए, समीक्षा की रिपोर्ट आने दीजिए और फिर अपनी कोई बात है तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर नहीं, अपने जनप्रतिनिधि के नाते हमारे पास हमारी कमेटी के सामने रखिए। हम पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, बिना वेमनेसी से और जो नॉर्म्स बने हुए इंडिया वाइज उनकी पालना करते हैं उसकी समीक्षा करेंगे और इस पर निर्णय लेंगे। बिल्कुल। मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं आप और सदन में लगातार देखा जाता है कि जो भाषा है वो लगातार गिरती जा रही है और उसको लेकर के हंगामा भी देखने को मिलता है। कई बार हंगामे की भेंट चढ़ जाती है पूरी सदन की कार्रवाई। जनता के गाड़े पसीने की कमाई से ये सदन चलता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जहां पर जनता की बात होनी चाहिए, जनता के विकास की बात होनी चाहिए, वहां पर सिर्फ एक शब्द को लेकर के एक दिन की, दो दिन की कार्रवाई भेंट चढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, इस भाषा की जो मर्यादा है उसको बनाने के लिए आपके लिए भी चुनौती है? सही बात है। राजस्थान की विधानसभा हमारा बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखती है। इसी विधानसभा में माननीय भैरव सिंह जी निकले हैं, इसी विधानसभा से शिवचंद्र जी माथुर निकले हैं, इसी विधानसभा से अनेक ऐसे जनप्रतिनिधि निकले जो हमारे लिए आदर्श है जी। परंतु मैंने देखा है गत बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के साथियों ने सारी मर्यादाएं लांघ दी, भाषा की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, आसन के प्रति जो उनका व्यवहार होना चाहिए उसको लेकर के, आसन को चैलेंज कर करके और बिना मुद्दे ही व्यक्तिगत टिप्पणियों में उनका पूरा, मेरे को ऐसा लगता है कि उनका आपस में भी मतैक्य नहीं है जी। नेता प्रतिपक्ष कौन होना चाहिए था, किसको बना दिया गया, इसको लेकर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को एक साइड कर दिया, उसको लेकर के। और यहाँ तक कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कांग्रेस किस दृष्टि से विधानसभा में फेस कर रही है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने ही साथी उप मुख्यमंत्री और तत्कालीन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के संबंध में
जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो शब्दों का प्रयोग इतिहास में आज दिन तक ऐसा ही नहीं हुआ है। और वो कांग्रेस न तो किसी को शिक्षा दे सकती है, आज भी इनका आपस में मतैक्य है। ये मानते चलते हैं कि सिर्फ लोक लोपुता की वजह से, सरपटी बातें करने से कोई राज में आता है, वो नहीं है। मेरा ऐसा निवेदन है कि कांग्रेस को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है जी, रात और दिन जो वो कार्य कर रहे हैं जी, उनको आप बोले सर्कस बता दो या कुछ भी बता दो, वो जनता के काम के लिए लगे हुए हैं, वो रात और दिन काम कर रहे हैं। बिल्कुल, गहलोत जी तो लगातार निशाना साध रहे हैं, गहलोत जी लगातार निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकार चल ही नहीं रही है, सर्कस चल रहा है, सर्कस बता रहे हैं आपकी सरकार को। उनको क्योंकि उनके 5 साल वो सर्कस के भेर में ही रहे, वो घूमते ही रहे उनके सरकार बचाने के लिए, उनको वो दूसरा दिखता ही नहीं है। वर्तमान सरकार सर्कस नहीं हो करके जनता की सेवा और अपने किए गए संकल्पों को पूरा करने का कार्य कर रही है। निश्चित घोषणाएं हो रही है, कार्य हो रही है। बिजली के शब्द में ले लो, पेयजल के शब्द में ले लो, शासन के शब्द में ले लो, किसानों के लिए ले लो, बेरोजगारों के लिए ले लो, माताओं बहनों के लिए ले लो, हमारे जो पेंशन होल्डर है उनके लिए ले लो। इतने ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं 7-8 महीनों में, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय कभी नहीं हुए। बौखलाहट है उनकी जी, और बौखलाहट के भर करके और कोई होता नहीं है, तो अनगलत टिप्पणी करते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आइए राज्य के हित में, सरकार के हित में, आम जनता के हित में सकारात्मक सुझाव दीजिए। उनका सरकार इनवाइट करेगी, उनका थैंक देगी और उसको आधार पर कार्य भी करेगी। लेकिन सटपटी बातें करने से, आधारहीन बातें करने से उनका कोई भला होने वाला नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल। इसके अलावा अंत में चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि न्याय देने की दिशा में केंद्र सरकार भी लगातार कदम उठा रही है, धाराएं बदली गई हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे? क्या इन धाराओं को बदलने से अब जनता को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, हमने धाराएं नहीं बदली है, हमने दिशा ही बदल दी है। पूर्व में अंग्रेजों के समय के कानून थे, वो दंड देने में विश्वास करते क्योंकि वो बाहरी थे, वो हिंदुस्तानियों को एक्यूज मानते हुए मात्र दंड पे विश्वास करते थे। हमारा प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मानना है कि हम दंड देने के लिए नहीं है, हम उनको न्याय देने के लिए है। जी, अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके साथ न्याय हो, न्याय दोनों पर न्याय आएगा तो न्याय दोनों पक्षों के साथ होता है। इसलिए हमारा जो आईपीसी था उसको बदला, हमारे सीआरपीसी थे उसको बदला, हमारा जो एविडेंस हो, नए हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में नए कानून लाए हैं ताकि अपराध कम से कम हो, अपराधी हो या फरियादी हो, दोनों को न्याय मिले, तीव्र न्याय मिले और न्याय खाली होवे ही नहीं, न्याय होता हुआ भी दिखे। और डिले डिफीट जस्टिस को हम खत्म करना चाहते हैं, इसी लिहाज से नए कानून लाए। इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार का भी। 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता की निगाहें हैं, आपकी भी अग्नि परीक्षा, आपकी सरकार की भी, कि ये 7 सीटें हैं वो बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। सही है, 7 सीटों हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। हमारा संगठन इसमें रात दिन लगे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में हर जिले में, हर जहाँ चुनाव होने हैं, वो पूरी तत्परता से हमारी योजना के अनुसार कार्य हो रहा है। और मैं आपके मार्फत आमजन को बताना चाहता हूँ कि इन 7 ही सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। जनता हमारे कार्यों पर, हमारे किए हुए संकल्पों की पूर्ति पर विश्वास कर हमें पुनः मौका देगी इन 7 ही सीटों पर, और हमारे 7 कमल के फूल के विधानसभा में आएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा भी है और हमारा संकल्प भी है और जनता पर विश्वास भी है। बिल्कुल। अंत में चलते चलते एक सवाल, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी काफी डिमांड है, काफी प्रतीक्षित है, ट्रांसफर नीति को लेकर के। ट्रांसफर पे बैन जो लग रहा है वो कब खुल जाएगा? लोगों को स्थानांतरण की बड़ी प्रतीक्षा है। सही है, अनेक लोग इस पर इंतजार करते हैं। ट्रांसफर हो भी रही है, आईपीएस की हुई, आईएएस की हुई 2-3 बार, आरएस की हुई, फिर तहसीलदारों की हुई, बीडीओ की हुई, और हम बहुत शीघ्र ही अन्य क्षेत्रों में जो अभी नहीं हुई है, अन्य क्षेत्रों में भी बहुत शीघ्र हमारे मुख्यमंत्री इस संबंध में निर्णय लेंगे और आमजन को जिनकी भी अपेक्षा है वो अपेक्षाएं पूर्ति करें। बहुत इंतजार कीजिए, खुशखबरी आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।